सर आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। जी yesterday in fact we identified and somewhat introduced what is accounting, और हमने कहा था कि आज हम इसको लिंक करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूजेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन विल गो अहेड। इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा कल अगर रिकॉल कर लें वट एवर वी हैव डिस्कस्ड लास्ट डे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का डिफ़ाइन करते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने इजहार किया था, जिसमें ट्रांजैक्शंस का वर्ड आया था, जिसमें रिकॉर्डिंग आया था, इंटरप्रिटेशन, समराइज, क्लासिफिकेशन भी था। तो हमने इन तमाम चीज़ों को अलाइन करके कुछ जैसे आप बयान कर रहे थे उसी को अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश की, तो अकाउंटिंग आपने कहा कि रिकॉर्ड करने का नाम है, क्लासिफाई करने का, समराइज़ करने का, इंटरप्रेट करने का। what to record, what to classify, what to summarize, what to interpret, तो वो ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात हुई थी। तो ऑल दोज इवेंट्स विच आर अकरिंग इन द बिजनेस एंड विच आर ऑफ मॉनेटरी नेचर, मनी इन्वॉल्वमेंट शर्त है, मनी रिसीव करना या पे करना शर्त नहीं है। सो ऑल दोज इवेंट्स विच आर अकरिंग इन द बिजनेस एंड आर ऑफ मॉनेटरी नेचर आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस, और उनको रिकॉर्ड, क्लासीफाई वगैरह करना, समराइज और इंटरप्रेट करना, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम है। बट अल्टीमेटली हमने कहा था कि इसका ऑब्जेक्टिव, इस सारे काम को करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ बेनिफिट्स लोग कल जिक्र कर रहे थे, तो हमने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि एंड पे हम बेनिफिट्स के हवाले से बात करेंगे। तो वो जो बेनिफिट है या ऑब्जेक्टिव था वो इनफैक्ट यूज़र्स को ये सारी इंफॉर्मेशन देना था। यूज़र्स को ये इंफॉर्मेशन देने से मुराद, जो हमने रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया या समराइज, इंटरप्रेट किया, ये सारे के सारे काम कर लेने के बाद इनफैक्ट इस सारे काम को अकाउंटिंग में करने का ऑब्जेक्टिव यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सके, डिसीजन मेकिंग को आसान बना सके। कल यहाँ तक बात हुई थी और हमने कहा था जी हम जिक्र करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम उसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जी। कुछ पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, मैं अभी बिगिनिंग में ले लेता हूँ जी सवाल, फिर आगे कॉन्टेंट करते हैं जी। हमजा आपने हैंड रेस किया है, बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं। जी जी सर, आप आवाज़ आ रही है सर? जी मुझे आ रही है आवाज़। सर मैंने बेसिकली मेरी आज फर्स्ट क्लास है, कल मैंने क्लास ली नहीं थी, तो आप मुझे काइंडली थोड़ा बता दीजिए कि सर जो कल का आपका रिकॉर्डेड लेक्चर था वो अभी तक पोर्टल पे अपलोड हुआ नहीं है। ये आपको यहाँ से जो ICMA के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता देते हैं, ओके, आप उनकी बात सुनिए। ठीक है। सर लेक्चर इनका ऑलरेडी अपलोडेड है, वो अपने पोर्टल पे जाकर देखें, लेक्चर अपलोडेड है। सर वो अब्दुल हसन कोई सर हैं, उनका अपलोडेड है, आपका कल का लेक्चर अपलोड नहीं है उस पर। तो मैंने देखा वो आपका लेक्चर नहीं है जी सर। जी चलेंगे, तो सुहेल साहब आपको बेहतर बता देते हैं, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा जी। ठीक है सर। और सर बाकी जो आपने कल पढ़ाया था उसको थोड़ा ज़रा जी मैं रीकैप कर रहा हूँ जेंटलमैन, मैं उसको रीकैप करके आगे चलूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी। तैयब अली भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमजा अफजल। सर आवाज़ आ रही? जी बोलिए सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर नहीं ले सकते वो रिकॉर्डेड लेक्चर से अपना जो लेक्चर है वो ले सकते हैं, तो सर इसमें अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं आएगा? ये आपको ICMA की मैनेजमेंट टीम बताएगी, सुहेल साहब बता दें आप ये।
जी ICMA की मैनेजमेंट टीम से आपको रब्ता करना होगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है मेरा सर। ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि ये जो इस तरह का सवाल है इनका ज़ाहिर बात है मेरे पास तो उतना ख़ास जवाब नहीं होगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना है तो ज़रा पढ़ने पे हम फोकस कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी कोई और, अगर कोई हाथ रेस करते हैं, हैंड रेस करने के बाद हैंड लोअर कर लिया करें। अगर आपको एक जर्नल से ही सवाल है तो अपने हैंड खुद ही लोअर कर लें। जी नजम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तैयब जी कुछ अस्सलाम कहना वालेकुम चाह सर। रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सर कल जो आपने स्लाइड शेयर की थी ना अकाउंटिंग की बेसिक्स की, जी रीड की है, उसमें थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है जी मैं सर। अभी मर्चेंट। उसको कंटिन्यू करूँगा। अभी जी चूँकि सर। मैंने वो सारे खुद नहीं बताई, आपको भेजी इसीलिए थी कि आप उसको पढ़ लें। जी सर। और अब मैं आप मज़ीद बात करता हूँ तो जो उसमें कंसर्न होगा फिर आप रेज़ कर लीजिएगा उसको। ठीक ठीक है। शुक्रिया। ये जो कल बात हुई थी उसमें हमने अभी तक अकाउंटिंग का जिक्र किया, और जो अकाउंटिंग का जिक्र हुआ तो उसके बाद आई हैव हाईलाइटेड। अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जी? कोई एक आप में से बता दे जिसका माइक खुला हुआ है। जी तैयब अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बता दें। ओके जी फाइन। जी निम्रा यू रेज्ड योर हैंड। एनीवेज ये आप बात को गौर से सुनिएगा, बिकॉज आपके कुछ क्वेश्चंस आई वाज सेइंग कि आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर। मैं अब अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसके बाद मैं उन सवालों को ले लेता हूँ। फाइन। तो जो कल बात हुई थी मैंने ये कहा कि हमने ज़िक्र किया था व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग के हवाले से हमने फिर यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से बात की कि इस तमाम इंफॉर्मेशन का जो अकाउंटिंग के नतीजे में हम जनरेट कर रहे हैं उसका किसी न किसी को फ़ायदा है, तो हु दे आर, जिनको इसका फ़ायदा है। मैं चूँकि कल भी बताया था कि ये इंटरैक्टिव सेशन है, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूँगा और उनसे पूछूँगा कि वो अपनी राय का इजहार करें। इस तरह हमारी क्लास जो है बेहतर अंदाज में चल सकती है। खालिद जावेद साहब मैंने आपको अलाउ किया है, आप बताना चाहेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इसके कोई यूज़र्स हैं या नहीं है? जी फतीहा यू आर अलाउड टू टॉक, आप बता दें। जी सर, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो दो तरह के हैं, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। दैट्स ग्रेट, यहीं पे रुकेंगे और अब मेरी बात का आप जवाब देते जाइएगा और उसको आगे लेके चलेंगे। फिर इनफैक्ट हमने कल भी जो कि इस बात हो रही थी उसमें ये बात की थी कि वी हैव टू अज्यूम कि अगर हमारा अपना बिजनेस है, हम बिज़नेस के ओनर हैं, हम बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उस अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि कल हमने बात की कि ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज़ किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपने अकाउंटिंग को जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ
तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये रिकॉर्ड करने का काम समवट आप शायद वो जर्नल में करते हैं, क्लासिफाई करने का काम शायद आप लेजर में करते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू कैटेगराइज ऑल दोज अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर देते हैं, और समराइज वर्जन जो होता है उसका वो हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड फाइनली जो आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इंटरप्रिटेशन की स्टेज में लेके जाते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन की स्टेज में जब लेके जाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन यूज़र्स के लिए बन जाती है। अब वो यूज़र्स की बात आई तो उन यूज़र्स को आप समझ रहे हैं कि यूज़र कौन होगा, दो होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, वो बात की बात है। पहली बात, एवरीवन हु इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, जो कोई भी उस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट उठा रहा है, उठा सकता है, वो यूज़र कहलाएगा। अब वो यूज़र कौन कौन से हो सकते हैं उसके अंदर हम कैटेगरीज पे बात जाएंगे, लेकिन अभी हम कैटेगरीज की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात करते हैं कि हमारा अपना बिजनेस है। अगर हमारा अपना बिजनेस है तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई यूज़र जो उस अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन निकल रही है उसका कोई यूज़र है, और अगर कोई यूज़र है तो वो कौन होगा। अब अगर हम उसको लिस्ट डाउन करना चाहें तो प्रॉबेबली जो बिज़नेस के ओनर है, ओनर क्या यूज़र होगा या नहीं होगा। मैंने ओनर की बजाय ओनर्स लिखा है, देयर माइट बी सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सिंगल ओनर होता है। देयर में भी पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, तो वो एक से ज़्यादा ओनर होंगे जिन्हें पार्टनर्स कहते हैं, दे नीड द इन्फॉर्मेशन। और थर्ड नंबर पे अगर आप कॉर्पोरेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, तो कंपनी के अंदर भी यूज़र्स होते हैं, ओनर्स जिन्हें आप शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो कंपनी के ओनर्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तमाम लोग उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र हैं। और कौन यूज़र हो सकता है? मुझे कैटेगरीज इंटरनल एक्सटर्नल अभी बात नहीं करेंगे, कोई और यूज़र हो सकता है जी। ये बताइए, आपकी आवाज़ कट रही है। कस्टमर्स हो सकते हैं। ओके जी, ओके फाइन जी। वजाहत आपने रेस किया, आप बताएंगे कौन हो सकता है यूज़र? यस सर, इंटरनल मैनेजमेंट हो सकती है। शाबाश। ओके, अब अगर मैंने जैसे बात की, इस चीज़ को इस अंदाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये सारे के सारी चीज़ें हमारे से ही रिलेटेड हैं। अगर ये हमारे से ही रिलेटेड है तो फिर ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। मीन हमारा अपना बिजनेस है, अगर हमारा अपना बिजनेस है तो सबसे पहले हम खुद, मीन ओनर, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो शायद बिजनेस के सारे डिसीजन हम खुद कर रहे हैं, सारे काम भी खुद कर रहे हैं। सिंगल ओनरशिप जब होती है, आपके इल्म में है कि सिंगल ओनरशिप बिजनेस के अंदर वी कैन से कि जो बिज़नेस के सारे काम है वही बंदा बिज़नेस का ओनर भी है, वही बंदा बिज़नेस का मैनेजर भी है। बट ऑन द अदर साइड अगर बिज़नेस थोड़ा सा स्मॉल स्केल से मीडियम लार्ज स्केल की तरफ जाता है तो वी नीड टू हायर द टीम। वो टीम हमें हायर करने की ज़रूरत पेश आती है जो हमारे बिहाफ पे बिज़नेस को रन कर रही थी। हमारे बिहाफ का मतलब ओनर्स के बिहाफ पे। तो ओनर के बिहाफ पे जो लोग बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं उसे आप मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजर्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो मैनेजर्स या मैनेजमेंट टीम जो है वो इसके बाद यूज़र्स की लिस्ट में आती है। हम ज़रा फ़्लो को लेके चल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी तबीयत ख़राब होगी अगर बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो जो रिपोर्ट्स हमने बनाई, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज़, इंटरप्रेट करने के बाद हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर वहाँ पे बिज़नेस नुकसान में नज़र आ रहा है हमें, तो हम तो कंसर्न्ड हैं, हम उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे मुख्तलिफ फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सारे फ़ैसले, सारे काम खुद नहीं करते और हमने अपने सेकंड टियर में कोई मैनेजमेंट टीम रखी हुई है तो उनको भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बेनिफिट होगा और दे विल बी गेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग देयर डिसीजन फ्रॉम दिस अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको भी डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प आउट कर रही है। फाइन जी। अच्छा जी, अब
इसके अलावा कोई और यूज़र हो सकता है? सर गवर्नमेंट। जी गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, कुछ लोगों ने हाथ रेस किया हुआ, मैं उनसे भी पूछ लूँ। विकास आप बता दें। जी सर, गवर्नमेंट और ओके, सप्लायर्स। बारी बारी बात करेंगे, ज़रा उस चीज़ की लॉजिक भी अंडरस्टैंड करेंगे। जी सर। आपने बोला कि गवर्नमेंट है, चले मैं मेंशन कर देता हूँ कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है। फाइन, आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड या नहीं आ रहा? जी सर, आ रहे हैं। चलो, थैंक यू। ये गवर्नमेंट यूज़र है। गवर्नमेंट कैसे यूज़र है? गवर्नमेंट को क्या कंसर्न है हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से? अब आप लॉजिक बताएंगे? सर टैक्सेशन के लिए अगर चाहिए या ओके डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ फाइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट चाहिए होती हैं। ने, शाबाश, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लेने हैं, और गवर्नमेंट ने अगर हमसे टैक्सेस लेने हैं तो टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेने हैं, और हमारी इनकम क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, वो गवर्नमेंट को पता ही किस चीज़ से चलेगा? हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जो हम अकाउंटिंग से जनरेट कर रहे हैं। शाबाश। गवर्नमेंट के अलावा और कौन है जी? सर आपने सर एम्प्लॉइज। अच्छा जी, सर एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉइज। ले। चलें, अभी एक वर्ड आया हुआ था, मैंने पहले वो लिखने की कोशिश की है, सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें सप्लाई करते हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री है तो हमें जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए वो सप्लायर्स सप्लाई करते हैं। ओके, उनको क्यों कंसर्न है हमारी या फाइनेंशियल उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन से? वापस मिलेगी नहीं मिलेगी सर, जैसे ओके लाइबिलिटी पड़ रही है, कैश फ्लो फाइन क्या है फाइन, होगा। इसका मतलब अगर हम खुद भी किसी को सर पैसे दे रहे एम्प्लॉइज भी हो हों, सकते हम हैं। किसी को चीज़ दे रहे हों, तो वी आर मच मोर इंटरेस्टेड टू नो कि क्या हमें हमारे दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। क्या हम जिनको चीज़ें बेच रहे हैं, क्या वो हमें हमारे पैसे दे देंगे या नहीं दे देंगे? जिनसे चीज़ें बाय कर रहे हैं, क्या हमें उनसे पैसे मिल जाएंगे या नहीं? ये सारी बातें इसी चीज़ की बुनियाद है। ओके, अगर सप्लायर्स की बात करें तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद वो बैंक्स हैं, वो लोन प्रोवाइडर्स हैं। अगर आप बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए यू नीड टू गेट फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जिन लोगों ने आपको लोन देना है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि क्या आप लोन वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी है लोन वापस करने की या नहीं। तो ये बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहाँ से पता चलेगी हमारी कैपेसिटी है या नहीं? From the information generated from this accounting, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपने सुना, बैलेंस शीट सुना, इन चीज़ों से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन चीज़ों की बुनियाद पे वो डिसाइड करेंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल सर एम्प्लॉइज भी हो इंस्टीट्यूशंस भी। सकते हैं। जी एम्प्लॉयज़ को भी लिख लेते हैं मेरे दोस्त। मैं ज़रा तरतीब से चलना चाह रहा हूँ। अभी अगर हम वो जो रेलेवेंस है उस बुनियाद पर चलें तो शायद चीज़ें हमारी बेहतर होते रहें। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, खुदा ना खास्ता आपके पास पैसे मौजूद हों, आप किसी जगह बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो लॉसेस में जा रहा है या प्रॉफिट्स में जा रहा है? प्रॉफिट में जा रहे हैं सर। जो प्रॉफिट में जा रहा है आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रॉफिट में जा रहा है बिज़नेस या लॉस में जा रहा है, ये कौन बताएगा आपको? अकाउंटिंग ये सारी की इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही मिलेगी कि बिज़नेस फ़ायदे में है या नुकसान में है। मैं अभी जैसे बार बार लोग मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं, अब सप्लायर या कस्टमर के, मैं नहीं लिख रहा, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मैं वो जो रेलेवेंस की बुनियाद से सबसे पहले उसको लिखा जिसका सबसे ज़्यादा कंसर्न है, ओनर, बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, फ़ायदा या नुकसान, इससे सबसे ज़्यादा जिसको कंसर्न है वो बिज़नेस का ओनर है। सेकंड नंबर पे जिसका कंसर्न होगा वो मैनेजमेंट टीम है जो ओनर के बिहाफ है उस बिज़नेस को रन कर रही है, बिज़नेस को चला रही है, उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा। गवर्नमेंट का कंसर्न होगा बिज़नेस को चलाने के लिए, अगर हमें पैसे रिक्वायर्ड हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं उनका कंसर्न होगा। सप्लायर्स और दोज पीपल जिनसे हम गुड्स बाय कर रहे हैं और हमें तब ही गुड्स देंगे जब दे नो कि हम उनको पैसे उन गुड्स के पे कर सकते हैं, उनका कंसर्न होगा।
बिजनेस एक्सपैंड करने की जब बात आती है तो हम लोन से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, और अगर आप कॉरपोरेशन की बात करें तो हम शेयर्स इशू करके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, वो लोग जो ओनर बन सकते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं। तो जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, ओनर बनना है फ्यूचर में, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, और उसकी बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। जी, अब आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं अगर उसमें वो भी मेंशन कर दूं, कस्टमर्स की बात आ रही थी, और किसकी बात आ रही थी जी, एम्प्लॉयज़ की बात आ रही थी। ये सारे लोग भी कंसर्न रखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे। जिसका माइक ओपन है वो ज़रा इस चीज़ का जवाब दे देगा। और कस्टमर के हवाले से भी, एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी, यू नीड टू गेट अ जॉब। आपको कोई जॉब चाहिए, आप किसी जगह पे जॉब लेने के लिए जब जाएंगे तो क्या आप उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के जॉब लेंगे? आप उनसे बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर करेंगे? आप उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसाइड कर रहे होंगे आपने जॉब करनी है या नहीं? तो थोड़ा सा रेलेवेंस अपनी जगह पे है। यूज़र ज़रूर हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो यकीनन इस चीज़ को देख रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, उस कल्चर के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन को शायद इस अंदाज में शेयर भी ना किया जाता हो एम्प्लॉयज़ के साथ। और कस्टमर्स के साथ भी सेम तरह से है। अगर आप बिज़नेस के अंदर जाते हैं, कुछ चीज़ बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको सेल करेगा। वो तब आपको सेल करेगा जब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले, या आप उसको सेल करेंगे, आप उससे चीज़ें लेंगे जब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। एनीवेज, ये यूज़र्स ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है ये यूज़र्स नहीं हैं, दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जी, मैं अब एक तो सवाल ले लेता हूँ जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। जी मियां अमजद, यू वांट टू से समथिंग? जी सर स्टेक होल्डर भी आ सकते हैं यूजर में। शाबाश। अब आप जो फरमा रहे हैं ना, इस बात को गौर से सुनिएगा और अब जवाब देते जाइएगा। जी सर। देखिए, जो आप स्टेक होल्डर की बात कर रहे होते हैं तो स्टेक होल्डर कहते किसको हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। स्टेक होल्डर का मतलब एवरीवन हु इज हैविंग स्टेक इन द बिजनेस। हाँ जी और सर, इंटरेस्टेड स्टेक्स, पर्सन जो भी हाँ है। जी, इंटरेस्टेड पर्सन है। तो जेंटलमैन, जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके सामने, क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन्स की लिस्ट नहीं है? सर वही है। वही है। तो जो आप नाम मुख्तलिफ ले रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। स्टेक होल्डर्स ही यूजर्स हैं। ये सारे की सारी जो लिस्ट बन रही है, ये स्टेक होल्डर्स की ही लिस्ट बन रही है। स्टेक होल्डर कोई सेपरेट यूजर नहीं है। यानी स्टेक होल्डर्स के अंदर ओनर भी आएगा, स्टेक होल्डर्स के अंदर मैनेजमेंट टीम भी आएगी, स्टेक होल्डर्स के अंदर गवर्नमेंट, सप्लायर्स, बैंक्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सो ऑन। बहुत लंबी बात है, वो सारे ही आएंगे। अभी तो हमने लिस्ट पूरी नहीं की, लिस्ट में तो हज़ारों नाम आ सकते हैं, बट स्टेक होल्डर या यूजर्स एक ही चीज़ के दो नाम होंगे। मेरी बात समझ पाए आप? जी सर, आगे समझ। चलिए जी। जी रुतबा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी रुतबा सगीर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बात कर सकती हैं। जी शहबाज रज़ा, आप बात करना चाह रहे हैं, आप कर लें बात। चलें जी, कोई बात नहीं करना चाह रहे एनीवेज। जी नासिर रज़ा, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो कर लें बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। देखिए, अभी तो ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टार्ट है। अच्छा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो बहुत टफ सब्जेक्ट, इसमें टॉपिक भी आएंगे। अगर हम इसे थोड़ा सा स्पीडी चलें, ये छोटी छोटी बात पे जो हम सेशन कर रहे क्लास होते हैं, मैंने चलानी है या आपने? बस नहीं, एक रिक्वेस्ट थी और तो कुछ करने को। वो आप उसकी टेंशन ना लें, सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ अकेले ही क्लास में मौजूद नहीं हैं, बेतहाशा और लोग भी होंगे। आपको तो ये आपके बकौल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा टफ है, तो शायद हमारे बकौल तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतना टफ नहीं है, ठीक है? आपको समझ आ रही है वो बात करें। सिलेबस पूरा करना, समझाना वो मेरा काम होगा। वो मैंने कैसे करना है, आई नो वेल, मुझे बेहतर पता होगा।
ये एक एक चले छोटी छोटी बात पे ज़्यादा बात हो रही है, इस पे काइंडली एतराज़ ना करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। चले ठीक हो गया, ठीक हो ओके। जी। तो फिर इस तरह की बातों के लिए जब आप हैंड रेस करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर मेरा भी टाइम डिस्टर्ब होता है, अदरवाइज़ मैं तो रेलेवेंट क्वेश्चन किसी से पूछ के उस बात को आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। और सर मैं कुछ कहना जो चाह रहा था। मिसकॉन्सेप्शन जो है ना उन्हीं को दूर करना है। जैसे एक दोस्त ने भी बयान किया कि स्टेक होल्डर इज़ समथिंग डिफरेंट, तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है। सारी उम्र ज़िंदगी में ऐसे ही आगे लेके नहीं चलना कि स्टेक होल्डर कोई और चीज़ होती है और ये जो यूज़र्स हैं कोई और चीज़ होती है। यू मे बी आस्क समवेयर, आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ सकता है। तो आपको अप्लाई करने के लिए जो अभी मतलब गलत कॉन्सेप्ट्स आपके जहनों में बैठे हुए हैं उनको रिमूव करना है। मे बी यू आर अवेयर ऑफ दैट, लेकिन हो सकता है कि बाकी लोग उससे अवेयर नहीं हो। जी शहबाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कर लें। सर मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर एक चीज़ रिमेनिंग है, वो है शेयर होल्डर्स, जिनके लिए अच्छा जी, हमारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट ठहर होती है। ठहर जाए मेरे दोस्त। ये सबसे पहले नंबर में क्या लिखा है बताएंगे? अच्छा, वो तो इंटरनल ओनर्स है ना, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ओनर और इंटरनल ओनर भी होते हैं और एक्सटर्नल ओनर भी होते हैं। ओनर से क्या मुराद है? अच्छा अब सही, अब सही नहीं मेरे दोस्त, जवाब तो दे दें यार। आपने सवाल सर किया, वो मेरा सवाल क्या है जी? ओनर से क्या मुराद है ये बताइएगा मुझे। ओनर्स यानी तमाम तर ओनर्स आ जाते हैं इसके अंदर। कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। अच्छा, ये जो आपके गलत कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इन्हीं को दूर करने के लिए मैं बेसिक्स पे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है मेरे दोस्त। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 3 तरह की हैं। नंबर 1 सोल ओनरशिप कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। कितने मालिक होते हैं उसके अंदर, कितने ओनर्स होते हैं उसमें? जी शहबाज, आप ही बताएंगे। जी सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, बस पार्टनरशिप यहीं में पे बस 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 आगे नहीं भागना। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, और जी, अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो उसमें कितने ओनर होते हैं? बैंकिंग बिजनेस में 10 होते हैं और डिफरेंट बे- टाइप्स ऑफ ओनरशिप अच्छा, हैं, किसी में 20 होते हैं। बहुत अच्छे। 20 होते हैं, 2 होंगे तो नेचर में डिपेंड करता है सर ये। मेरे दोस्त सोल ओनरशिप का मतलब एक ओनर है, और पार्टनरशिप का मतलब आप तो मुझे मोर अपर देन लिमिट 2, बता रहे हो। तो बस 2 इतनी और बात मोर कर देन 2। दें मेरे दोस्त, आप इतनी ही बात कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है। आगे लिमिट बाद में लगाएंगे कि अगर सही, फलां बिजनेस होगा तो इतना होगा, फलां बिजनेस होगा तो इतना होगा। एक बिजनेस सोल ओनरशिप में एक ही ओनर होता है, और पार्टनरशिप के अंदर आपने कहा 2 या 2 से ज़्यादा। तो सही। कंपनी किस बला को कहते हैं? कंपनी में मोर देन 2 ही होते हैं। ऐसे मोर देन 2 होते हैं, और मोर देन 2 तो पार्टनरशिप भी होती है फिर। कंपनी में डिफरेंट वो है, जॉइंट स्टॉक में शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं और उसके अलावा एक ओनर भी हो सकता है कंपनी में। अच्छा, तो वो जो एक ओनर वाली कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? जी जी बता दीजिए। जी शहबाज साहब, एक ओनर वाली कंपनी कौन सी कंपनी है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी आप किसको कह रहे हैं? प्राइवेट कंपनी बोल रहा हूँ सर मैं। प्राइवेट कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल रहे हैं? नहीं नहीं, प्राइवेट अलग है, पब्लिक को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते अच्छा हैं। अच्छा, मेरे दोस्त से सबको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपने समझनी है, अगर समझ लेंगे तो शायद ज़िंदगी आपकी आसान हो जाए। कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे आप कह रहे हैं, पब्लिक। प्राइमरली जी, प्राइमरली वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक पब्लिक लिमिटेड होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है। बट बिफोर दैट, ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड से पहले भी कंपनी, अगर लॉ पढ़ रहे हैं आप तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कंपनी की जो काइंड्स हैं, उसके अंदर कुछ कंपनीज हैं जिसे लिमिटेड बाय लायबिलिटी कहा जाता है या लिमिटेड बाय शेयर्स। ये यस सर। जितनी बातें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं, हम 99% केसेस में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। लेकिन हम जितनी बात कर रहे हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी इसको कहते हैं, जिसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से याद करते हैं। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ही की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर फर्दर 2 काइंड्स हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी है और एक मल्टी मेंबर कंपनी है, जिसमें एक बंदा ओनर होगा, वो सिंगल मेंबर है। जिसमें मल्टी, एक से ज़्यादा लोग मेंबर्स ओनर्स होंगे,
ये सिंगल मेंबर का मतलब ही सिंगल ओनर है। एक से ज़्यादा ओनर्स होंगे उस कंपनी में तो वो मल्टी मेंबर कंपनी होगी, लेकिन लिमिट अप टू 50 मेंबर्स है। 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे तो उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक लिस्टेड कंपनी है, एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ट्रेड हो सकते हैं, उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते उसे नॉन लिस्टेड कहते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर मिनिमम जो शेयर होल्डर्स की तादाद कम से कम ओनर्स की तादाद 7 होती है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे मल्टी मेंबर कंपनी कहा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में 2 तरह की हैं, सिंगल मेंबर भी और मल्टी मेंबर भी। सिंगल के अंदर एक ही कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक, लेकिन मल्टी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होंगे वो 50 हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हो सकते हैं इसके अंदर ये शेयर होल्डर्स हैं। ये सारे के सारे जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स खरीदेगा, वो ओनर बन जाएगा। ये जो आपने टर्म इजाद किया ना, इंटरनल ओनर और एक्सटर्नल ओनर, ओनर ओनर होता है मेरे दोस्त, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई भी नहीं होता। कि जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे थे, वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं, वो आर इलेक्टेड टू एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। वो सेकंड लेयर में आ जाती है फिर मैनेजमेंट टीम। हज़ारों ओनर्स अगर हो सकते हैं तो हज़ारों के हज़ारों लोग सुबह रोज़ ऑफिस पहुंच जाए और कहें कि हमने कंपनी मशरक़ की तरफ लेके जानी है या मगरिब की तरफ, दे विल अनएबल टू डू द बिज़नेस। वो बिज़नेस चला ही नहीं पाएंगे बिकॉज एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो कंपनी चलाने के लिए तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया कानून में, उसमें ये मेंशन कर दिया गया कि दे शुड हैव अ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे कहा जाता है, दे आर फ्रॉम अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। और वो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट, नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मेरी बात समझ पाए हैं? जब ओनर्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए ब्रैकेट में एस लगाया। अगर सिंगल ओनरशिप है, एक ओनर है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा, अपर लिमिट जो आप तयन कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं, बकौल आपके बैंकिंग बिजनेस या नॉन बैंकिंग बिजनेस में मुख्तलिफ लिमिट्स हैं। और अगर इसी तरह कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ओनर्स ही कहते हैं। आप उनका नाम चेंज कर रहे हैं। सिंगल ओनरशिप में ओनर का नाम ओनर है। पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर आप पार्टनर्स के नाम से जान रहे होते हैं जो ओनर्स होते हैं, और कंपनी के अंदर उन्हें आप शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम लोग ओनर्स हैं। मेरी बात समझ आई है शहबाज साहब यस आपको? सर, समझ आ रही। चलिए, अब याद रखिएगा ये शेयर होल्डर कोई अलहदा चीज़ नहीं है और जी स्टेक होल्डर भी कोई सर, वो अलहदा मैं चीज़ नहीं इंटरनल है। और एक्सटर्नल जो है स्टेक होल्डर ही बोलना चाह रहा था, गलती से शेयर होल्डर बोल दिया था। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आसिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लें। आप अपना हैंड ओवर करें शहबाज जी। आसिफ जावेद सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। सर, मुझे ये बोलना था कि इसमें ऑडिटर्स भी आ सकते हैं लिस्ट में? ठीक है जी। ऑडिटर्स को अगर लेके आना है तो हमें ये देखना पड़ेगा उनको इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है या नहीं है। देखिए, वो दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। अगर आप कंपनी की बात कर रही हैं तो कंपनी की सूरत में वो शेयर होल्डर्स की जानिब से अपॉइंट किए गए हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करें, वैलिडेट करें, चेक करें कि जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई हैं वो ट्रू या फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। उसकी वजह यही है, ये बात समझने की कोशिश करें। जैसे अभी दोस्त बता रहे थे कि जो कंपनी रन की जा रही है, चलाई जा रही है, मैनेज की जा रही है, वो कंपनी के ओनर्स डायरेक्टली सारे के सारे वो बिज़नेस को नहीं चला रहे, बल्कि उनके बिहाफ पे एक मैनेजमेंट टीम है जिसे डायरेक्टर्स कहा जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं, वो कंपनी को उनके बिहाफ पे रन करें। इफ दे आर रनिंग कंपनी ऑन देयर बिहाफ, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट कि जो ओनर्स हैं उनकी बेनिफिट में काम करने की बजाय जो मैनेजमेंट टीम है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो शायद अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। अगर ऐसा थ्रेट है, ऐसा डर है, इसे फाइनेंस आप आगे चल के पढ़ेंगे तो उसे फाइनेंस की टर्म्स में एजेंसी थ्योरी एक है कि एजेंट्स होते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो एजेंट का काम जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके राइट्स को, उनके बेनिफिट के लिए, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करना है।
लेकिन सम टाइम वो अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ओनर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। इसको अगर आप अप्लाई करें, जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर द पीपल हु आर इलेक्टेड एज MPs MNAs, उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव पब्लिक की वेलफेयर के लिए डिसीजंस करना, काम करना है। लेकिन अपेरेंटली शायद हमें ये लगता है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए काम करने की बजाय अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, कॉरपोरेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जो ओनर्स हैं उनके इस राइट को प्रोटेक्ट कर दिया गया, इन अ वे अलाउ किया गया कि डायरेक्टर्स चलाएंगे कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, लेकिन शेयर होल्डर के पास कंट्रोलिंग राइट रहेगा। वो उस तमाम रिपोर्ट्स को जो उस मैनेजमेंट टीम ने प्रिपेयर की हैं फॉर शेयर होल्डर्स, उन तमाम रिपोर्ट्स को ऑडिट करवाया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट से कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं। तो वो प्राइमरीली जो ऑडिटर्स होते हैं उनको खुद इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकली अगर हम समझें, वो प्राइमरीली दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स। वो ओनर्स को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली, चाहे उनको ओनर ना भी गए, कहने को कह भी ले, सॉरी यूज़र ना भी गए, कहने को कह भी ले, तो फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन प्राइमरीली समझना ये है कि वो लोग हैं, ऑडिटर्स जितने भी दुनिया में काम कर रहे होंगे, जितने पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे, उनका हमारी पब्लिक, जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उससे शायद ताल्लुक़ तब बने जब वो हमारे बिजनेस के ऑडिट के लिए काम कर रहे हैं और वो ओनर्स के बिहाफ पे करें। तो प्राइमरीली दे आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स। तो ओनर्स अगर हमने लिख लिया तो ओनर के बिहाफ पे कोई भी एक्ट कर रहा होगा वो उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। जी, कोई और सवाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट मतलब कैसे यूजर है, वो मुझे बता दें। गवर्नमेंट से मुराद मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। गवर्नमेंट से मुराद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, FBR है। FBR का मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अब जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी कुछ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, वो जो सर्विसेज है उस पर सेल्स टैक्स वगैरह भी इकट्ठा करती हैं एंड सो ऑन। तो ये जितने गवर्नमेंट के ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अगर आपसे टैक्स इकट्ठा करना है तो टैक्स इकट्ठा वो तब ही कर सकेंगे जब उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अब ज़रा इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, इस टैक्स कलेक्शन सिस्टम के अंदर जो अभी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है और पास्ट में भी गवर्नमेंट एफर्ट करती रही है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से मुराद कि वो तमाम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्मॉल लार्ज, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें बाय करें या सेल करें, कुछ भी करें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर आप कहें कि टैक्स गवर्नमेंट ने वसूल करना है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स उन्हीं से वसूल करना है, या गवर्नमेंट उन्हीं से टैक्स वसूल कर सकती है जिसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास मौजूद है। लाइक जो हमारे यहाँ सैलरीड पर्सन्स हैं, जो कहीं जॉब्स कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलेगी तब जब उनकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। जो वो एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको टैक्स एजेंट नामजद किया है कि वो उनकी इनकम से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। फाइन। और अगर हम बात करें कि जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज, इनके बनने से लेके कंपनी के वाइंड अप हो जाने तक के लिए, हर इवेंट के लिए, हर काम के लिए हमें एक अथॉरिटी की परमिशन रिक्वायर्ड है, जिसे आपने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से सुना होगा। कंपनी बनेगी तो परमिशन के बाद बनेगी। लेकिन अगर हम कहें कि सोल ओनरशिप का बिज़नेस चलाना है हमने, तो क्या सोल ओनरशिप का बिज़नेस जो है वो किसी अथॉरिटी से परमिशन लेके बन रहा है? हमारे यहाँ कितने लोग रेडी पे फल बेच रहे हैं, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, क्या उसका कोई डेटाबेस है हमारे पास? आज जो एक बिज़नेस कर रहा है, क्या कल भी वो बिज़नेस कर रहा है, या कल उस बिज़नेस से हट के वो कोई और बिज़नेस कर रहा है? हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा किसी से परमिशन ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितने सोल ओनरशिप के बिजनेसेस हैं, जितने पार्टनरशिप के बिजनेसेस हैं, इसमें 99% केसेस में वी आर नॉट हैविंग एनी रिकॉर्ड। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, और ना सरकार उनसे टैक्स वसूल कर पा रही है। इवन दाउ
कि वो उन सैलरीड लोगों से जो सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं शायद उनसे अर्निंग ज़्यादा कर रहे हों। आप अपने गली मोहल्ले में देख लें, कोई शॉप होगी, किसी मार्केट में जाते हैं, कोई शू स्टोर है, कोई गारमेंट्स का स्टोर है, वो अच्छा खासा बिजनेस भी करते होंगे, प्रॉबेबली दे विल नॉट बी पेइंग टैक्स, वो टैक्स पे नहीं कर रहे। हम अगर एम्प्लॉयज़ कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हालांकि हमारी इनकम उनसे कम है। वो इसलिए पे कर रहे हैं बिकॉज हम पकड़े गए, हमें जिसने पैसे देने हैं उसने टैक्स काट के इनकम देनी है हमें। लेकिन जो वो सोल ओनरशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, उन तमाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो रिकॉर्ड होगा तो उससे हम टैक्स कटवाएंगे। कंपनी वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसका रिकॉर्ड स्टार्ट होने से लेके कंपनी बनने से लेके कंपनी एंड होने तक SCCB का पास मौजूद रहता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे सिंगल मेंबर कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ़र्क है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी एक ही ओनर है और सिंगल मेंबर कंपनी में भी एक ही ओनर है। ये जो कानून है ना सिंगल मेंबर कंपनी वाला, ये 2002 में सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स डेवलप हुए थे, वे बैक 2002 में। उससे पहले सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड की एक ही किस्म थी जिसे आप प्राइवेट लिमिटेड मल्टी मेंबर कहते थे, 2 से 50। तो गवर्नमेंट ने ये सिंगल मेंबर कंपनी क्यों बनाई? अब कंपनी बनाने का कोई बेनिफिट है जिस वजह से लोग टेम्प्ट होते हैं कि कंपनी बना लें। तो गवर्नमेंट ने कोई लोगों को बेनिफिट दिया, लेकिन गवर्नमेंट को खुद क्या बेनिफिट है ये समझने वाली बात है। देखें, अगर सोल ओनरशिप का बिजनेस है तो आपने कहीं फ़ायदे नुकसान कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो सोल ओनरशिप के बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फ्लॉ बताया जाता है वो ये है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बिजनेस की। अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है टू पे ऑफ द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन कंपनी, जैसे मैंने शुरू में बताया, कंपनी के अंदर सबसे पहले जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं वो कंपनी है ही लिमिटेड बाय लायबिलिटी या लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कंपनी एक ऐसा बिजनेस सेटअप का नाम है जिसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड है। मीन ओनर्स की लायबिलिटी महदूद है, लिमिटेड है टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस। अगर बिजनेस को नुकसान हो जाता है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, कंपनी की लीगल एंटिटी है। तो अगर कोई नुकसान होगा तो कंपनी खुद से लायबल है, कंपनी खुद सू कर सकती है, कंपनी को सू किया जा सकता है। लेकिन जो ओनर्स हैं उस कंपनी के, जिन्हें शेयर होल्डर्स कहा जा रहा है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी ओनली उस अमाउंट तक जितनी उन्होंने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट की हुई है। अगर बिजनेस को नुकसान हो गया सो उनके कितने पैसे डूबेंगे जितने उन्होंने बिजनेस में लगाए हुए थे, कोई उनके आगे घर से पैसे वसूल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सोल ओनरशिप का बिजनेस है तो लोग उनके घर से आके भी पैसे वसूल करेंगे, उनकी जेब से पैसे निकलवाए जाएंगे। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड का जो ड्रॉबैक था सोल ओनरशिप के अंदर, उस ड्रॉबैक को कंपनी के अंदर कम कर दिया गया। मीन कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो जो सोल ओनरशिप वाले बिजनेस वाले लोग थे उनको अट्रैक्ट किया गया कि आपकी लायबिलिटी वैसे अनलिमिटेड है, अगर आप कंपनी बनाएंगे तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। सो दे आर टेम्प्टेड टू वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपनी, वो कंपनी बनाने की तरफ आ गए। लेकिन ये तो उनको फ़ायदा है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि अगर वो सोल ओनरशिप का बिजनेस कर रहे थे तो गवर्नमेंट के पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कितना टैक्स देंगे। गवर्नमेंट तो तभी प्रॉफिट या टैक्स उनसे वसूल कर सकती है जब गवर्नमेंट के इल्म में हो कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, इसका प्रॉफिट कितना, ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फ़रोग दे। और कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि लोग कंपनी बनाएंगे तो कंपनी अगर सिंगल मेंबर वाली ही क्यों ना हुई, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक उनको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। मीन वो अपने प्रॉफिट्स भी बताएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स अदा करने के भी पाबंद होंगे। बात समझ आइए जी? बात समझ आ गई है? चलें, ये सारे यूज़र्स के हवाले से अभी तक बात हुई। मैं अभी मतलब अगर ये लिस्ट की बात करेंगे तो ये लिस्ट नहीं ख़त्म हो रही, ये लिस्ट चलेगी जी अभी आगे। लिस्ट के अंदर तो और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन सारे लोगों को हमें ये समझ आ रही है बात टेक्निकली कि यूज़र्स वो लोग हैं जिनको बेनिफिट है, तो अकाउंटिंग का कोई ना कोई बेनिफिट तो मौजूद है। तो जी फतीहा, आप कुछ बात करना चाह रही हैं? वजाहत, आप बात करना चाह रहे हैं? कर लें बात आप। यस सर, नमाज का थोड़ा टाइम दे दे, 5-10 मिनट।
जी चलें, 5 से 7 मिनट हम ब्रेक कर रहे हैं नमाज के लिए। हम 5-7 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम इसके बाद जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स की कैटेगराइजेशन है, और उसी बुनियाद पे हम फिर लिंक करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये किस चीज़ के लिए डेवलप होगा। हैव अ ब्रेक फॉर 5-7 मिनट्स फॉर प्रेयर। सर शेयरिंग स्क्रीन में आपने जो लिखा है अभी वो आ नहीं रहा है। अभी नहीं आ रहा, जो पहले वाला आ रहा था। सर बस ये लिस्ट बनी हुई है कस्टमर्स जी का क्लास। अच्छा जी ठीक है, मैं अभी लिखता हूँ जी, दोबारा ब्रेक कर लें।
अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। जी सर, आपकी आवाज बंद हो गई एक्चुअली। जी अब आ रही है आपको आवाज़? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी ठीक है जी, तो मैं स्क्रीन स्टार्ट शेयर की करने थी लगा। आपने? जी मैं दोबारा करने लगता हूँ, मैंने वो बंद किया, वो बच्चों को नज़र नहीं आ रही थी। जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको इशू आ रहा है। जी ठीक हो गया इसीलिए सर? मैं दोबारा। थैंक यू। ठीक हो गया सर, ओके ओके। जी अयाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि टाइमिंग सर, आप बोल रहे थे कि नमाज की हो गई है लाहौर के साइड पे। ये लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। सर अभी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, जी तो जी आई कैन कराची में अंडरस्टैंड, आपका टाइम कराची। अभी होगा। जी सर अभी होने वाला है, तो ये तो सर टाइमिंग थोड़ी क्लैश हो रही है। उसमें ये है कि चूँकि आपका टाइम तकरीबन 55 मिनट पे है, शायद 55 मिनट्स पे है। ये सर 55 to 3 सर। जी वो इस तरह से है कि आप मतलब एंड पे, चूँकि अगर हम एंड पे पढ़ेंगे 7:20 पे क्लास ख़त्म होती है, पंजाब साइड वाले सारे, इस्लामाबाद वाले, उनकी नमाज काफ़ी लेट हो जाएगी, तो इसलिए ब्रेक कर लेते हैं। जो कराची वाले हैं, हैदराबाद कराची से अगर कोई दोस्त हैं तो वो आखिरी 5-7 मिनट क्लास को स्किप कर दें, क्योंकि उस टाइम तक हम वाइंड अप कर रहे होंगे और फिर वो नमाज़ पढ़ लें। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो है, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन चूँकि इस तरह हमारी जो इस्लामाबाद, मुल्तान साइड और सारे जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनकी नमाज़ पर स्किप होने का चांस है, इसलिए वो कर लेते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम है लेकिन मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अतर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछना है कि तीनों सब्जेक्ट्स के सेम होंगे या अलग-अलग होंगे? मेरा तो ख्याल है जी अलग-अलग होंगे, ऑब्वियसली तमाम स्टूडेंट्स तमाम ग्रुप में सेम नहीं होते। तो जी फिर मुझे वो ग्रुप एडमिन का नंबर सेंड कर दें। ग्रुप एडमिन का नंबर, आपके इतने दोस्त नहीं यार, आप किसी से ले लेते, आप हमें कहीं जा रहे हैं। चलें आप नोट कर लें। ठीक है सर, सेंड कर दें। नहीं नोट कर ले मेरा बेटा, सेंड मैंने क्या करना है। 0346 सर जी सर 0346 481 481 9424 9424। थैंक यू सर। ये आपसे QR कोड शेयर करेंगे, फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें जी हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है अतर साहब? यस सर आ रही है। जो कुछ सब लिखा हुआ है वो सब नज़र आ रहा है ना? आप
जी सर आ रहा है। जी पहले मैं असल में वाइट बोर्ड पे लिख रहा था, तो लोग कल भी यही हुआ था, वो कह रहे थे कि जी आपने इन्वेंट पे लिखा वो नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने वो एक्सेल फाइल खोल ली है, उसके अंदर मैंने लिख दिया ताकि यहाँ नज़र आ सके। तो मैं कंटिन्यू करते हूँ आ जहाँ रहा है से सर। बात, जी जहाँ से बात एंड की थी, हम बात कर रहे थे यूज़र्स के हवाले से कि यूज़र्स को हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे। दो तरह के मेन यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो अगर आप देख सकें, मैंने जो इंटरनल लिखा है, मैंने ये दो यूज़र्स जो हैं ओनर्स और मैनेजमेंट या मैनेजर्स वाले जो यूज़र्स हैं, इनके सामने मैंने इंटरनल लिखा है सो फॉर। और अगर ये जो कस्टमर्स वगैरह वाले और गवर्नमेंट, ये सारे जितने लिखे नज़र आपको आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो यूज़र्स हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल का फ़िलहाल नाम दे रहे हैं। तो ज़रा बात को लिंक करते हैं। इंटरनल यूज़र से मुराद वो लोग हैं जिनको प्राइमरली सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा बिज़नेस के साथ। लाइक अब ज़रा बात समझ नहीं है हमने, जो सवाल होगा उसके लिए काइंडली हाथ खड़ा करिएगा, ऐसे कुछ जनरल बात शेयर करने के लिए प्लीज़ हैंड रेस ना करिएगा। देखिए अगर आपने हैंड जनरल क्वेश्चन के लिए किया हुआ तो काइंडली उसको भी लोअर कर दें, मैं बात कंप्लीट। जी जान सर ये एम्प्लॉयज़ इंटरनल नहीं होंगे? चले हम बिल्कुल एम्प्लॉयज़ को इंटरनल में कर लेते हैं। अभी मैंने तो अभी वो लिस्ट जैसे बनी हुई थी वैसे ही लिख दिया। अच्छी बात है जी, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। आगे चलते हैं, इसको मैं बाद में आपके सामने कर दूंगा, लेकिन प्राइमरली जो इंटरनल ऊपर टॉप वाले दो लिखे में, इन बात को हमने समझना है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को भी ऊपर ले जाते हैं कोई बात नहीं ऐसी। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बाद में लिख लेते हैं ऊपर। अच्छा जी, ये जो ओनर्स हैं या मैनेजमेंट टीम है या मैनेजर्स हैं, ये इंटरनल यूज़र्स क्यों कहला रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि बिज़नेस का आपने वो जो सारा अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन जनरेट की है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट एंड सो ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई हैं, अगर किसी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता रही है कि बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा वो ओनर्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा कि बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है और कम हो रहा है तो प्रॉफिट जो कम हो रहा है उसको ज़्यादा कैसे करना है, ये भी सोचना ओनर्स का काम है। तो ओनर्स अगर बात करें तो जो अकाउंटिंग से हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, ओनर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स जो हैं वो एज़ कंपेयर टू द अदर यूज़र्स सबसे ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप कंपेयर करें प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के साथ। आपके पास पैसा मौजूद है, आपने किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप किस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो प्रॉफिटेबल होगा। अगर कोई बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आ रही, तो व्हाट यू विल डू? आप उस बिज़नेस के ओनर को समझाने बैठ जाएंगे कि बिज़नेस तुम्हें चलाना नहीं आ रहा है, ऐसे चलाते हैं बिज़नेस, नो वे। आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, बैंक ने उसको लोन देना है जो लोन पे करने की कैपेसिटी रखता है, सप्लायर्स ने उसको फाइनेंस करनी है चीज़ें, उनको चीज़ें देनी है जिनसे पैसे मिलने की उम्मीद है वापस। तो ये सारे काम करने वाले लोगों को इससे आगे कंसर्न नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, अगर चीज़ें जो सप्लाई करने वाला है उसको पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो चीज़ें सप्लाई नहीं करेगा, लोन देने वाला लोन नहीं देगा, इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इससे अगला कंसर्न सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओनर्स को है सबसे पहले, कि अगर बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर नहीं है, तो उसको बेहतर कैसे बनाना है। जो उसको बेहतर कैसे बनाना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो शायद प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाली इन्फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा है। तो जो इंटरनल यूज़र ओनर जिसे हम कह रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नीड सबसे ज़्यादा है। अगर इंटरनल यूज़र ने अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो मैनेजमेंट टीम को डेलीगेट की हुई हैं, तो जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है उनको भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए टू मेक द डिसीजंस कि अगर बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल से समझ रहे हैं, तो बिज़नेस अगर प्रॉफिट में नहीं है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, कम प्रॉफिट है तो कम से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ कैसे लेके जाना है। ये सारे का सारा काम, ये सोचने का काम इंटरनल यूज़र्स तो कर रहे होंगे, एक्सटर्नल यूज़र्स नहीं कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेने हैं, आपका बिज़नेस नुकसान में है, गवर्नमेंट ने आपको प्रॉफिट में लाने के तरीके नहीं समझाने।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन देना है, लोन तब देंगे जब आप पे करने की कैपेसिटी रखते होंगे। अगर आप उनको नज़र आ रहा आप नहीं पे करने की कैपेसिटी रखते, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो लोग जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तब पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब आपको उनको पता हो कि आप उनको प्रॉफिट पे करेंगे, उनके पैसे जो लगाएंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा। आपका बिजनेस नॉट प्रॉफिटेबल नहीं है, वो आपके बिजनेस में प्रॉफिट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सप्लायर जो लोग आपको चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें तब सप्लाई करेंगे जब उनको पता हो कि आप उनके पैसे, क्रेडिटर्स को पैसे वापस पे कर रहे हैं। आपकी जो पास हिस्ट्री है वो भी अच्छी, अगर हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो वो आपको चीज़ें नहीं देंगे। तो इससे अगला नहीं वो सोचेंगे, इससे जो अगला सोचने वाला काम है वो काम इससे अगला सोचने वाला ओनर्स का, मैनेजर्स का है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, अगर बिजनेस कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो उसको बेहतर कैसे बनाना है, वो बेहतर कैसे बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग जनरेटेड फॉर द एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स को हम हर तरह की इंफॉर्मेशन देना भी नहीं चाहते और हर तरह की इंफॉर्मेशन हम शायद दे भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर्स को ये बताना शुरू कर दें जो चीज़ हम आपको 100 में बेच रहे हैं वो हमें 20 रुपीज़ में हमें बनानी पड़ती है, हम 20 रुपये में बना रहे हैं, तो वो लोग जो आपसे चीज़ें ले रहे हैं वो शायद आपसे चीज़ वो 20 रुपये में बनने वाली चीज़ 100 रुपये में ले ही ना। ये इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल यूज़र्स को, वो चाह भी रहे हो, एक्सटर्नल यूज़र यानी कस्टमर चाह भी रहा हो, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उसको पास ऑन नहीं करना चाह रहे, आप पर्सनली पास ऑन नहीं करना चाह रहे, बिकॉज आपका बिजनेस सीक्रेट है। आप ये अगर इन्फॉर्मेशन पास नहीं करना चाह रहे तो क्या एक्सटर्नल को पास नहीं करना चाह रहे या ख़ुद को भी नहीं पास करना चाह रहे, मीन इंटरनल को, ओनर को भी नहीं पता होना चाहिए जो चीज़ बेची जा रही है वो कितने में बन रही है, मैनेजमेंट को नहीं पता होना चाहिए, जो लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं क्या उनको नहीं पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं इसके अंदर मार्जिन कितना है, ताकि वो कस्टमर से डील करते हुए उसी तरीके से कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, अगर कस्टमर आगे से बार्गेन करता है तो किस हद तक वो नीचे ला सकते हैं, ये चीज़ें ये तभी वो डिसाइड कर सकते हैं जब उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। सो माय पॉइंट इज़ दिस कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल यूज़र्स को हम देना भी नहीं चाहते और एक्सटर्नल यूज़र्स को भी शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कंसर्न नहीं है, लेकिन इंटरनल यूज़र्स को उस तमाम इन्फॉर्मेशन से कंसर्न भी है और उन तमाम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी है, बिकॉज ओनर्स के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द उठेगा। ओनर्स आर मच मोर कंसर्न कि बिज़नेस को आगे से आगे कैसे लेके जाना है। सो द इंफॉर्मेशन नीड्स जो कि इंटरनल यूज़र्स की होंगी दे आर फार हेड, बहुत ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल यूज़र्स। ये सारी बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात को अंडरस्टैंड कर लें। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है क्या होती है, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग दो तरह की होती है। एक अकाउंटिंग है जिसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से याद करते हैं, जो आपने पढ़ा इससे पहले कहीं कोर्स या अभी पढ़ रहे हैं। एक अकाउंटिंग है जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अभी अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं तो ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफैक्ट वो अकाउंटिंग है जिसके अंदर आप एक्सटर्नल यूज़र्स की सारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और इंटरनल यूज़र्स की सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, कुछ नीड्स को पूरा किया जा रहा है। ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आपने पढ़ा, एनुअल रिपोर्ट का नाम कहीं सुना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं कंपनीज़ की वो इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। पब्लिकली अवेलेबल होने का मतलब आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी में मिल जाती है। SECP ने बाउंड किया हुआ है कि तमाम कंपनीज़ जो हैं, जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन तमाम कंपनीज़ की जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल अकाउंट्स है, वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होने चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप उस बिज़नेस के ओनर नहीं हैं, आप उस बिज़नेस के दूसरे लफ्ज़ों में लोन प्रोवाइडर भी नहीं हैं, आप उस बिज़नेस के सप्लायर भी नहीं हैं, बट इवन देन आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस में आ सकती है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफैक्ट डील करती है ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करने के साथ विच इज़ प्राइमरली मेंट फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो बनानी है
उसके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर आप उल्टा पढ़ें शायद बेहतर समझ आए, दिस इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। ये वो अकाउंटिंग है जो इंटरनल यूजर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही होती है। ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए है, नॉट फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी है, इंटरनल के लिए भी है, लेकिन इस अकाउंटिंग से इंटरनल यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन नीड्स पूरी नहीं हो रही, बिकॉज इंटरनल यूज़र्स को जो डिसीजंस करने हैं वो डिसीजन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वो जो मुख्तलिफ तरह के डिसीजन है, वो मुख्तलिफ तरह के डिसीजन करने के लिए उनको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन जो इंटरनल यूज़र्स के लिए बनाई जा रही होती है वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलेगी। तो हमारा सब्जेक्ट चूँकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम इसके अंदर वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें बना रहे होंगे, शायद जो एक्सटर्नल यूज़र्स को हम पास ऑन नहीं करते। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स इससे पहले पढ़ा हुआ है, ICMA में या दुनिया में ज़िंदगी में कहीं पढ़ा हुआ है, तो ज़रा मैं 2-3 रिपोर्ट्स के नाम लेता हूँ, आपको समझ आएगी क्या चीज़ है। लाइक हम वहाँ पे, अगर आपको याद हो, अगर आपने कहीं सुना पढ़ा, तो हम शायद वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से चीज़ प्रोसेस होकर निकल रही है तो हर डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट ऐड कर रहा है। इसका एक्सटर्नल यूज़र से कोई लेना देना नहीं है कि आपके इंटरनल बिजनेस एफिशिएंसी कितनी है, चीज़ किस किस प्रोसेस से, किस किस स्टेप से होके बन रही है, उस पर कितने कितने पैसे लग रहे हैं, उसके एक्सटर्नल यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। और ना ये रिपोर्ट आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी सुनी पड़ी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आपने सुनी पड़ी हैं, लाइक अगर आप वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी की बात करते हैं, उन नोट्स की बात करते हैं, ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल यूज़र तक जिसकी एक्सेस है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सरकार की भी मेन बाइंडिंग है कि आप पब्लिक तक ये अवेलेबल करें, एक्सटर्नल यूजर्स भी प्रोवाइड करें, ये इंटरनल को भी एक हद तक सर्व कर जाती है। यानी बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है पता चल जाएगा। ओनर को भी पता करना है प्रॉफिट कितना है, लेकिन ओनर को सिर्फ इतना नहीं पता करना प्रॉफिट कितना है, बल्कि उसको ये भी पता करना है इतना क्यों है, इससे ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, इसको ज़्यादा करने की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, जो कॉस्ट लग रही है, जो पैसे लग रहे हैं, जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है। ये सारी बात समझने के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आई। सो वी आर सेइंग ये वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट के लिए है, मीन मैनेजमेंट के यूज़र्स, जो मैनेजेरियल यूज़र्स हैं, जो इंटरनल यूज़र्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करने के लिए। मैं अभी वो स्लाइड्स आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ जो हमने कल आपको भेजी थी। आई होप कि आपने थोड़ी बहुत देखी होंगी। एक साहब ने कहा मैंने कुछ पढ़ा भी है और उन्होंने कुछ पढ़ा है तो वो उस पर सवाल करना चाहें तो श्योर मैं ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ और उसके बाद 2-3 सवाल आपके लिए छोड़ूंगा जिसको आपको पढ़ना है, और मीन किताब से भी और इन स्लाइड से भी विल गो थ्रू दैट, और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। स्लाइड्स विजिबल है जी, किसी को नज़र आ रहा है तो? यस सर, आ रहा है जी, ओके। अब आई नो आपको कौन सी स्लाइड नज़र आ रही है। ये अब तो नहीं नज़र आ रही? नहीं, अब नहीं आ रही जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। कैसे मिलेंगे? आज मेरा पहला लेक्चर है सर। ये स्लाइड और नोट्स ये कैसे मिलेंगे भाई? वो जो ग्रुप बना हुआ उसमें से मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे जी। जी अली, नज़र आ रही है अब स्लाइड या नहीं आ रही? नहीं सर, अभी स्लाइड नहीं नजर आ रही। अभी आपका वो माय कंप्यूटर ओपन है। जी आप नज़र आ रही हैं? जी सर, अब नजर आ रही है। पहली स्लाइड ओपन है। जी बिल्कुल ठीक है। चलें अब मैं ज़रा
ये कुछ हमने कल जिक्र किया था, मैं उन चीज़ों को ज़रा रीकैप कर रहा हूँ। हमने कहा अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस का नाम है, कल बात हुई थी जिस प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग वगैरह का जिक्र हुआ, लेकिन हमने इसका बेनिफिट ये समझने की कोशिश की थी कि हमने यूज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसी से फिर आगे यूज़र्स की बात निकली। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक से मुराद वही मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है, टू परमिट informed judgment and decisions by the users of information। जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे डिसीजंस करने हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन देना, और देने से पहले ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करने से मुराद वो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, इंटरप्रेट करना, ये सारे के सारे काम इस अकाउंटिंग में पाए जाते हैं। तो यूज़र्स एक्सटर्नल होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनल यूज़र होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरनल यूज़र से मुराद वो जैसे ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ वगैरह का जिक्र हो रहा था, इनके लिए जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और जो एक्सटर्नल के लिए कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये कुछ यूज़र्स के नाम इसी तरह से आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं और उसके आगे उसका यूज़र लिखा हुआ है। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ की तरफ लेके आ रहा हूँ। इनफैक्ट व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग है, मैनेजर्स के लिए जो अकाउंटिंग है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है। अगेन उसी तरह से जैसे पहले बात होगी अकाउंटिंग में कि आइडेंटिफाई करना है आपने, मेजर करना है, लेकिन मेजर करने के बाद वहाँ पे कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली आ रहा था। यहाँ पे कम्युनिकेटिंग से पहले आपने उसको एक्यूमुलेट करना है, एनालाइज करना है, प्रिपेयर करना है, इंटरप्रेट करना है, और फिर कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन को टू हेल्प द मैनेजर। यूजर्स नहीं आ रहा है यहाँ पे सिर्फ मैनेजर्स का वर्ड आ रहा है, टू हेल्प मैनेजर्स टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जी अली, आपका माइक ओपन है, आप बता दें क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ऐसा ही है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ओके, प्रॉफिट अर्न करना नहीं जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज अगर हम कहें कि किसी एक बिजनेस का प्रॉफिट 100 रुपीज़ है तो उसको सेटिस्फाई होना चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि शायद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग ही इनफैक्ट हमें ये समझाना चाह रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को अचीव, ये फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग का फ़र्क है, ये मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं आगे लिंक कर दूँ जो कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। अगर हम ये जिक्र करें कि अकाउंट जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट इन इटसेल्फ तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट तो दो चीज़ों का रिजल्ट है। प्रॉफिट किन दो चीज़ों का रिजल्ट है? रेवेन्यू और कॉस्ट का। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, सेल्स जिसे आप कह रहे हैं वो रेवेन्यू आपका, आप उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो ये यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस या माइनस कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट खुद से कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट तो दो चीज़ों के रिजल्ट का नाम है, रेवेन्यू और कॉस्ट का। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। नंबर वन, हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लें। अगर हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। दूसरा रास्ता हमारे पास मौजूद है कि अगर हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे तो हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लें। अगर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लेंगे, रेवेन्यू ना भी मैक्सिमाइज हो तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना कोई आसान बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए व्हाटएवर वी हैव टू डू, जो कुछ हमें करना पड़ता है वो सारे के सारे फैक्टर्स जो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में असरअंदाज होते हैं, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस का जितना सेल्स है आज, हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो देयर मे बी अ वे कि हम जो चीज़ें अपनी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दें। हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं तो रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन शर्त नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हम अकेले ही मार्केट में मौजूद नहीं है, जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं हमारे कंपैटिटर्स भी कर रहे होंगे, वो भी हमारे
अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में होंगे और ऑब्वियसली उससे हमारा रेवेन्यू इफेक्ट होता है। तो लेट्स सपोज हमने लास्ट ईयर जो रेवेन्यू सेल्स हमारी हुई थी वो 1 लाख रुपए की थी और इस साल हमने सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया और हमारी सेल 1,50,000 होगी। रेवेन्यू तो बढ़ गया, 1 लाख की बजाय 1,50,000 की हमारी सेल होगी, तो 50,000 का हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला। सवाल ये है कि क्या 50,000 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लाया है या नहीं लाया। तो हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस था वो 10,000 रुपये था और हमने इस साल जो मार्केटिंग की अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो हमने 70,000 रुपये की मार्केटिंग कर दी, 70,000 की। तो लास्ट ईयर हमने 10,000 रुपये एक्सपेंस था, इस साल 70,000 रुपये एक्सपेंस हुआ हमारा, तो एडिशनल एक्सपेंस जो हमारा है वो 60,000 रुपये का हुआ। लास्ट ईयर हमारी सेल 1 लाख रुपए की थी और इस साल 1,50,000 रुपये की हमारी सेल होगी। सेल बढ़ तो गई है, 50,000 रुपये से सेल बढ़ गई है, लेकिन इस सेल के बढ़ने के नतीजे में प्रॉफिट हरगिज इंक्रीज नहीं हुआ। तो वो जो अदर फैक्टर्स हैं जिसकी बात की जा रही है कि हमने तो 70,000 रुपये इसलिए नहीं लगाया था कि हमारा 50,000 रुपये सिर्फ रेवेन्यू बढ़े, हमने तो इसलिए लगाया था कि प्रॉफिट रेवेन्यू शायद हमारा डबल हो जाए, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन रेवेन्यू जो इंक्रीज होने के अंदर अदर फैक्टर्स कार फरमा हैं, द अदर फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने जो मार्केटिंग की, हमारे कंपेटिटर ने एग्रेसिव मार्केटिंग उससे भी ज़्यादा कर दी, उसने चीज़ों की कीमत कम कर दी, उसने प्राइस कम कर दी, तो लोग उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। वो सारे के सारे लोग अगर उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं या मेजॉरिटी उस तरफ चली है, तो हमारा रेवेन्यू, हमने एफर्ट तो ज़रूर की लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ने की बजाय हमारा रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन उसके नतीजे में हमारा प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ सका, बल्कि उल्टा हमें नुकसान उठाना पड़ा कि 70,000 रुपया लगा के हमने 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन किया। सो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना इज़ नॉट इन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स तो कर सकती है लेकिन उसके नतीजे में रेवेन्यू का हर सूरत बढ़ जाना ज़रूरी नहीं है। तो दूसरी साइड जो दो तरीके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो यार रेवेन्यू मैक्सिमाइज करें। हमने समझा कि किया जा सकता है मैक्सिमाइज, एफर्ट्स की जा सकती हैं, वो करनी भी चाहिए, लेकिन वो करने के लिए जो कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं, जो मार्केट सिम्टम्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। तो हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ भी जाए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो। तो दूसरी साइड फिर हमारे पास मौजूद है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लें। हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की टेक्निक्स को मैनेजरियल अकाउंटिंग में लर्न करेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट क्या होती है। अगर आपने मिनिमाइज़ कर रही है कॉस्ट, तो फर्स्टली यू नीड टू नो कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कौन सी इनकर हो रही है, और फिर अगली बात करेंगे कि उसमें से मिनिमाइज उसको कैसे करें और मिनिमाइज करने के नतीजे में फिर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ बातें आज के हवाले से, ये आगे देख लीजिएगा जी। ये कुछ जो फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग का कंपैरिजन है, ये नज़र आ रहा है। प्राइमरी यूज़र ऑफ रिपोर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल लिखा हुआ है और मैनेजरियल अकाउंटिंग में इंटरनल। टाइप्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट बनती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उनकी टाइप क्या होगी वो डिफाइंड है। वो कब बनेंगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कब बनेंगी, वो भी डिफाइंड है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट बनती हैं वो कब बननी है उसका कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, जब मैनेजमेंट चाहे। बिकॉज मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जब जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट बनेगी। कब बनेगी, जब मैनेजमेंट चाहे। तो टाइप एंड फ्रीक्वेंसी और पर्पस ऑफ रिपोर्ट और कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, अगर हम तीनों को समझें तो जो रिपोर्ट का पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो जर्नल पर्पस होता है, क्लियरली डिफाइंड है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या, उससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे वो गेन कर ले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं वो जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बनती हैं वो स्पेसिफिक पर्पस होती हैं, वो स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए बनाई जा रही होती हैं। जो रिपोर्ट्स का कंटेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली रिपोर्ट्स में वो डिफाइंड है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया,
वो सब का कंटेंट पहले से डिफाइंड है कि प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं, कैश फ्लो के अंदर कैश इन या आउटफ्लो की बात हो रही होती है, तो वो कंटेंट उनका क्या है वो डिफाइंड है और दैट इज गवर्न्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वो सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनसे गवर्न होती है। आपने अगर IASS पढ़े हैं, IFRS पढ़े हैं कहीं, तो आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया, उसमें क्या कुछ लिखना है, कैश फ्लो कैसे बननी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्लियरली डिफाइंड है। यानी कंटेंट क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट का वो डिफाइंड है, वो रिपोर्ट कब बनेगी वो भी डिफाइंड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स बनेगी उनका कंटेंट क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट कैसी रिपोर्ट बनवाना चाह रही है, और कब बनेगी वो रिपोर्ट जब मैनेजमेंट चाहेगी। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स होती हैं इनका कोई ऑडिट नहीं होता, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट होती हैं इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स वगैरह भी होते हैं। हम इनफैक्ट यहाँ से ऑनवर्ड आगे बात को कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में लेके चलेंगे। अभी तक जो बात हुई हमने अकाउंटिंग क्या है उसको समझने की कोशिश की, यूज़र्स क्या हैं उनको समझने की कोशिश की, इंटरनल एक्सटर्नल की बात हुई, और उसी बुनियाद पे हमने दो अकाउंटिंग्स को अंडरस्टैंड किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरीली डील्स विद एक्सटर्नल यूज़र्स, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दे यूजुअली डील विद इंटरनल यूज़र्स और उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही है। बिजनेस डेफिनेशन हमने देखी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात आई तो हमने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात आ रही है तो दो रास्ते हैं, या तो हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे या फिर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे और इस बात पे हम आगे लेके चलेंगे। मैं दो सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसको इन्हीं स्लाइड से और किताब जो रेफ़र की गई है जो सॉफ्ट में आपसे शेयर भी कर दी गई है, मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरीन, वो आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है। उस किताब का पहला चैप्टर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। आप थ्योरी पढ़ के, अब आपके पास चूँकि टाइम है नेक्स्ट वीक तक आप इसको पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट वीक के अंदर हम कॉस्ट क्या है पहले नंबर पे ये बात करेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशंस क्या हैं इन पे बात करेंगे, और फिर फॉर्मली हम अपने सिलेबस का पहला कंटेंट जो है उसको शुरू करेंगे जी। सो एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, टाइम ख़त्म हो गया है तो जो सवाल अगर किसी के आए तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ जी। जी किन्होंने हाथ खड़ा किया है? नसीम अब्बास, इलियास खान जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बात जो है फिर वो मैनेजमेंट की आ जाती है, लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड जी आप फरमाएं, आपके सब्जेक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए मैंने मैसेज भी किया था जिस नंबर जो नंबर आपने हमें दिया था, लेकिन अभी तक उस ग्रुप में मुझे ऐड नहीं किया गया, ना कोई स्लाइड हमें मिली है जो आपने शेयर की है या बुक्स वगैरह। अच्छा जी, आपको नहीं ऐड किया गया, आप काइंडली दोबारा नंबर नोट कर लें। सोहेल साहब आप मौजूद हैं तो आप काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें इस क्वेरी को। हाँ जी, इन्होंने अगर ऐड होना है तो मैं ऐड करवा देता हूँ उनको, मैं राना साहब से कहकर तो करवा दूंगा मैं इनका नंबर मुझे। जी ये जो नंबर इनका है ये आपके साथ शेयर करें या जो आपका नंबर है ये इनके साथ शेयर होना है? इनका नंबर मेरे पास है पड़ा, जो आपने नंबर शेयर किया था ना 0346 वाला, जी उस पे मैंने मैसेज किया है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ग्रुप में तो ऐड हो गया हूँ मैं, लेकिन मैनेजमेंट ग्रुप में उन्होंने अभी तक यानी ऐड नहीं किया। मैंने आज उनको दोबारा एक मैसेज भी किया, कॉल भी की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा जी, ये जो ICM मैनेजमेंट टीम से इस टाइम मौजूद हैं, सोहेल साहब अगर मौजूद नहीं है तो सोहेल साहब ज़रा काइंडली इसको देख लीजिएगा, चूँकि कम्युनिटी को जो ज़्यादातर मीडियम है वो इस तरह ऑनलाइन क्लासेस से ही चल रहा है, वो उसमें व्हाट्सएप पे चल रहा है, मैं वहाँ से भेज रहा हूँ चीज़ें पढ़ने वाली हुई, तो ज़रा अप्रोप्रिएट हो जाएगा अगर आप टाइमली ऐड कर दें। अभी चूँकि थोड़ा सा मेरे दोस्त वीकेंड है, अगर आपका कोई और किसी और को आप जानते हैं जो लिस्ट में मौजूद है तो काइंडली अगर उससे पर्सनल कांटेक्ट आप उसको व्हाट्सएप करके उससे ले लें। अदरवाइज मैं अपना नंबर बता रहा हूँ जी अभी, आप मुझे मैं कर सकता हूँ, मैं इलियास मैं कर दूंगा ये मुझे। चलें ठीक है इलियास सर, आप काइंडली जरा इनसे शेयर कर दीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके अलावा कुछ और? तो उसके अलावा है क्वेश्चन मेरा ये स्लाइड 1-7 में। जी जी जी,
इसमें लिखा हुआ है नीचे फुटर के अंदर L01 जी जी एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये L01 और इसके अलावा ऊपर S01 है या S01 है या 2 है। जी जी ठीक ये क्या चीज़ें हैं सर? अच्छा चलें, ये चूँकि ये जो मुख्तलिफ ऑथर्स हैं जो किताबें लिखते हैं ये उनकी स्लाइड्स होती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पता नहीं अब आपके पास स्लाइड्स अगर हैं तो पहली स्लाइड पे अगर आप जाते हैं तो पहली स्लाइड पे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे नज़र आ रहे होंगे जी। तो ये जो LO है ये प्राइमरीली लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिनोट करता है। वो हर स्लाइड का रेफरेंस दे रहे हैं कि जो हमने पहली स्लाइड पे आपको बताया था कि हम ये लर्न करना चाह रहे हैं तो इस स्लाइड में हमने वो लर्न कर लिया, तो वो रेफरेंस है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह जो SO होता है वो स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चूँकि स्लाइड्स बोरोड होती हैं, जो मुख्तलिफ ऑथर जिन्होंने किताबें लिखी हम उनकी स्लाइड रेफ़र कर देते हैं ताकि वो चूँकि डेवलप्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। ओके, दैट्स ऑल जी। अब टाइम चूँकि ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा गुजारिश कर दूँ पढ़ने पे अगर फोकस करेंगे तो शायद चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक तो ये जो जनरल से क्वेश्चन होते हैं कि आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा टू ऑल ऑफ़ यू कि दिस इज़ माय इशू या माय प्रॉब्लम कि मैं सिलेबस कैसे ओवरकम करता हूँ। मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप चीज़ को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करें। अंडरस्टैंडिंग में इशू है, सवाल है, उस पर ज़रूर आप बात करें, हम उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें अगर अच्छे तरीके से करेंगे। मैं टास्क जो आपको असाइन कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को कल टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि कई आप लोगों में से जॉब पे भी होते होंगे, तो आपने ये जो स्लाइड्स आपको भेजी हैं इन सारी को गो थ्रू करना है विद द कॉन्टेक्स्ट। अब हमें कॉन्टेक्स्ट वाजे हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला, उसको अचीव करने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना समझना चाहते हैं तो पहले हमें कॉस्ट समझनी है, कॉस्ट कौन कौन सी होती है, फिर उसको मिनिमाइज करने की टेक्निक्स पे लेके जाएंगे। ये जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर हुई हैं ये और जो किताब का चैप्टर 1 और 2 होगा उसमें थ्योरेटिकली यही सारा कुछ लिखा होगा। आप थ्योरेटिकली इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले वीक आपसे थर्सडे वाले दिन मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ये सोहेल साहब वाइंड अप कर रहा हूँ जी मैं क्लास को।